नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीगल हिस्ट्री की यूनिट 4 के बारे में। और यूनिट 4 का जो टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पे है। तो बेसिकली जो यूनिट 4 है वो लास्ट यूनिट है लीगल हिस्ट्री की। तो इसी के साथ हमारा लीगल हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जो ओवर हो जाएगा, जो कि सेकंड सेमेस्टर में आता है। तो अगर मैं बात करूँ, यूनिट 4 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ ब्रीफ हिस्ट्री। तो बेसिकली पहले मैं क्लियर कर दूँ, ये सेमेस्टर 2 की वीडियो है। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है जो लीगल हिस्ट्री से रिलेट करता है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ ब्रीफ हिस्ट्री। के बारे में हमें ब्रीफली पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, देन प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम, पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट्स, एंड लास्ट टॉपिक आता है अ पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स ऑन चेंजिंग नोशंस ऑफ सोशल जस्टिस इन मॉडर्न इंडिया विद एम्फेसिस ऑन दलित्स एंड वुमेन। तो बेसिकली दो ही लोग थे जो कि कौन थे, बैकवर्ड थे। कौन? दलित्स एंड वुमेन, बिकॉज इनको पिछड़ा वर्ग माना जाता था, बिकॉज इनके डेवलपमेंट में बहुत सारे हिंड्रेंस थे, इनके में कास्ट की वजह से एंड इनके में जेंडर की वजह से। ठीक है, तो बेसिकली ये इस वजह से ये थोड़े से पीछे माने गए। तो अब इसमें अगर मैं बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात करूं तो ये आपका 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की। देन प्रिंसली स्टेट्स एंड ये दोनों टॉपिक आपके लिए 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ईच। एंड देन लास्ट टॉपिक आपके लिए 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये करंट सिनेरियो भी कवर करता है जो कि दलित्स एंड वुमेन की बात करता है। मतलब अगर आज के एम्फेसिस की हम बात करें, आज सिनेरियो में इनका क्या अपडेशन है या फिर वेलफेयर हो रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम मूव करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ ब्रीफ हिस्ट्री। ठीक है, तो अब नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन से हम ये चीज तो समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर्ड वे है, मतलब एक स्ट्रक्चर देता है किसको, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो बेसिकली आपको मैंने एक चीज बताई थी, ग्रैंड नॉर्म की थ्योरी बताई थी लीगल मेथड में पिछली बार। तो बेसिकली क्या है, ये ट्री है जिसकी ये रूट्स है, ये इसकी रूट्स है। अब ट्री ग्रो होने का जो मेन पर्पस है, जो मेन जगह है, वो क्या है, रूट्स। अब रूट्स नहीं होगा तो क्या ये स्टेम हो सकता है? स्टेम भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रूट होगा तभी स्टेम होगा, एंड देन तभी ब्रांचेस होंगी, एंड देन तभी लीव्स होंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रूट्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज रूट्स। रूट बनी जिसकी वजह से स्टेम बना। स्टेम बने का मतलब क्या हुआ, बॉडीज बनी। कौन सी बॉडीज? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ये बॉडीज बनी। देन ये बॉडीज बनी तो क्या बना, स्टेम बना। स्टेम बनने के बाद ब्रांचेस क्या बने, लॉज। लॉज क्या बने, बीएनएस, बीएनएसएस एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एज वेल एज आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेसिकली क्या ये क्यों बने, बिकॉज ऑफ दिस स्टेम। एंड ये स्टेम क्यों बनी, बिकॉज ऑफ दीज रूट्स। तो बेसिकली जो भी लॉ बन रहा है, जो भी लीव्स बन रही है इंडिया में, वो बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन रही है। कॉन्स्टिट्यूशन से बनी ये बॉडीज, एंड ये बॉडीज बनाती हैं ये लॉज। ठीक है, तो ये साइकिल आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली क्या है, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। क्या स्ट्रक्चर्ड वे में बेसिकली हर चीज का रूट जो है वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। The British rule left behind a country deeply divided by caste, religion, language and economic inequality। तो बेसिकली डिवीजन के कौन कौन से बेसिस पे था, कास्ट पे था, रिलीजन पे था, लैंग्वेज पे था एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे। क्योंकि जब वॉर लाइक सिचुएशन हुई थी और जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, तो बेसिकली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बहुत थी। जो अमीर लोग थे वो बहुत थे और जो गरीब लोग थे वो बहुत ज्यादा थे। तो बेसिकली क्या था, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी, तो जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन रहता था, मतलब डिवीजन रहता था। साथ ही साथ कास्ट बेस्ड, जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट को बहुत ही ज्यादा लोअर मानते थे, इस सेंस में कि वो उनको टच तक नहीं करते थे। देन रिलीजन का डिवीजन था, जो कि आज भी है, एज वेल एज लैंग्वेज का डिवीजन था, जो कि एक मेजर डिफेक्ट था लोगों को यूनाइट करने में। देन इंडिया नीडेड अ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट इंश्योर्ड डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी। तो अगर हम प्रियम्बल की बात करें, तो प्रियम्बल जो हमारा इंडिया का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, वो बात करता है किसकी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो बेसिकली ये हमारा प्रियम्बल बात करता है। तो कहा क्या बात हो रही है, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी। तो ये जो चीजें हैं वो यहां से आ गई। प्लस डेमोक्रेसी का क्या है, जो प्रियम्बल है, अगर आप उसकी स्टार्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly declare ourselves to be sovereign, secular, democratic and republic। तो बेसिकली क्या है, डेमोक्रेसी भी प्रियम्बल का एक पार्ट है। देन प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स कहां पे दिए हुए हैं, पार्ट नंबर 3 में। तो बेसिकली 3 हम रोमन्स में लिखते हैं, जब भी लॉ में लिखते हैं तो पार्ट नंबर 3 में।
देन यूनिफाइड डाइवर्स पॉपुलेशन अंडर कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब क्या था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सेकुलर इन नेचर है, मतलब जो राष्ट्र का है वो कोई भी धर्म नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है, वो सेकुलर है। अब सेकुलर है तो मतलब सारे लोगों को वो गवर्न करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, तो बेसिकली इक्वालिटी का माहौल क्रिएट करके रखता है। देन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल था, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ओरिजिन क्या था, आइडिया प्रपोज्ड इन 1934 बाय एम एन रॉय, डिमांड पिक्ड अप बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फाइनली एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश थ्रू कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन था। देन कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो टोटल मेंबर्स कितने थे, 389, 299 बचे आफ्टर पार्टीशन। देन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है। तो बेसिकली कौन कौन थे, प्रोविंशियल असेंबलीज से इलेक्शन हुआ, तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लोग भी इसमें आ गए। देन प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट थे जिनको ऑप्शन दिया गया था कि आप किसी भी स्टेट से जुड़ सकते हो या फिर किसी भी कंट्री से जुड़ सकते हो। एंड देन डिफरेंट रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप्स, ये पार्ट बने, ये रिप्रेजेंट हुए किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वर्किंग कैसे हुई, फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946, फर्स्ट मीटिंग हुई, अटेंडेड बाय 207 मेंबर्स, मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड इनिशियली। तो बेसिकली मुस्लिम लीग अलग हो चुकी थी तो उसने बॉयकॉट करा, बट बाकी 207 मेंबर्स ने इस मीटिंग को अटेंड करा। देन सच्चिदानंद सिन्हा वाज टेम्परेरी प्रेसिडेंट, तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। देन इंपॉर्टेंट कमिटीज क्या बनी, चेयर्ड मोस्टली बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल एंड अदर्स। तो कमेटी क्या बनी, पहली बनी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरपर्सन थे भीमराव अम्बेडकर जी। देन यूनियन पावर कमेटी, तो यूनियन पावर कमेटी बनी, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, जिनके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, सरदार पटेल। एंड देन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, इसके चेयरमैन कौन थे, सरदार पटेल। एंड देन स्टेट्स कमेटी, इसके चेयरपर्सन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। एंड स्टीयरिंग कमेटी, बेसिकली इसके चेयरपर्सन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कमिटीज थी, ये सब कमिटीज थी अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब इन सब कमिटीज के अंदर और कमिटीज थी, दिस सब कमिटीज वर डिवाइडेड इनटू अदर कमिटीज, जो इन सब कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज थी। तो बेसिकली इस तरीके से फ्रेमिंग हुई, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट जो डिबेट के टॉपिक्स थे वो क्या था, प्रीएम्बल। सबसे पहले हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या चीज आती है, प्रीएम्बल आता है। प्रीएम्बल आने का मतलब क्या है, जो उसमें 8 पॉइंट दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, क्या, सोवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सोशलिस्ट, एज वेल एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो बेसिकली 9 पॉइंट्स है, 8 नहीं है, 9 पॉइंट्स है, ठीक है। तो 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं प्रीएम्बल में। तो क्या है, प्रीएम्बल जो है वो इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से इंस्पायर्ड है, मतलब अमेरिकन एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। नेहरू मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, लेटर बिकेम द प्रीएम्बल। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है प्रीएम्बल, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब क्या है, प्रस्तावना। तो बेसिकली वो क्या है, वो नेहरू ने मूव करी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एंड देन वो फाइनली क्या बन गया, प्रीएम्बल। टर्म्स लाइक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक डिस्कस्ड एंड डिफाइंड। तो बेसिकली ये जो टर्म्स है ये डिस्कस हुई और ये डिफाइन हुई इन द प्रीएम्बल, ठीक है। देन नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। तो जो दूसरे डिबेट का टॉपिक था वो फंडामेंटल राइट्स था। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो जो राइट्स है वो डिवाइडेड है बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। इसमें से जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वो किस चीज की आती है, लीगल राइट, लीगल राइट, ठीक है। अब लीगल राइट एक बड़ा एस्पेक्ट है, मतलब ये समझ लो ये लीगल राइट है और ये फंडामेंटल राइट्स है। अब लीगल राइट इज अ वाइडर कंसेप्ट और फंडामेंटल राइट्स आपका लोअर कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब क्या है, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो आपको बाय बर्थ मिल जाते हैं विदाउट एनी कंडीशंस, तो वो बन जाते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। कुछ राइट्स आपको ऐसे होते हैं जो कि फंडामेंटली तो रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब पार्ट नंबर 3 में रिकॉग्नाइज नहीं है, बट वो क्या है आपके अदर सेक्शंस में रिकॉग्नाइज है या फिर अदर आर्टिकल्स में रिकॉग्नाइज है, तो बन जाते हैं आपके लीगल राइट दैट आर लीगली प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आपका राइट टू वोट है तो दैट इज योर लीगल राइट, नॉट फंडामेंटल राइट, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपका क्या है, लीगल राइट है। देन इसमें क्या है, लॉन्ग डिबेट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड इक्वालिटी, बिकॉज इंडिया जो था वो डिवाइडेड था बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स एंड डिफरेंट इकोनॉमिकल बैलेंसेस, तो इसलिए वहां पे डिबेट चली। देन क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस।
अब जो डिबेट चल रही थी उसमें जो मेन रीजन था वो क्या था, इंडिविजुअल लिबर्टी मतलब लोगों की पर्सनल लेवल पे आजादी, या फिर उनकी जो आजादी है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब वो रिस्ट्रिक्शन जो कि सरकार उस पर इंपोज कर सकती है। देन माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशनल वर एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड। तो माइनॉरिटी के राइट्स हैं जो कि अभी भी हैं, जिसमें वो अपने लिए इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज या फिर अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं। तो बेसिकली वो अभी भी हैं, वो अपने एजुकेशनल सेंटर्स खोल सकते हैं, वो अभी भी हैं। तो बेसिकली उसमें डिबेट में प्रॉपर तरीके से डिस्कस हुआ। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो बेसिकली ये हमारा आता है पार्ट नंबर 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये कहां से इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कस्ड एज नॉन इन्फोर्सेबल आइडियल्स। तो बेसिकली क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट यू कैन नॉट मूव अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ है तो। बट अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। देन इंक्लूडेड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर एटसेट्रा। तो बेसिकली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का रोल था उसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब स्टेट की पॉलिसी बनाने में कुछ डायरेक्शंस देते हैं प्रिंसिपल्स, मतलब जो स्टेट पॉलिसी है उसको किस तरीके से डायरेक्शन मिलेगी, उसको किस तरीके से बनाना है, ऐसी डायरेक्शंस देते हैं कुछ प्रिंसिपल्स, उनको बोला गया डीपीएसपी। और उसमें क्या था, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर क्या था, उसका पार्ट था। देन लैंग्वेज इशू, मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेट, बिकॉज इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती थी, तो आप किस लैंग्वेज को क्या रखोगे, किसको आप इंपॉर्टेंस दोगे, हिंदी वर्सेस इंग्लिश वर्सेस रीजनल लैंग्वेज। तो ये था कि मतलब हिंदी या तो इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज। फाइनल कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश टू कंटिन्यू फॉर 15 ईयर्स। तो ये डिसाइड हुआ, बट अभी भी जो इंग्लिश है वही चलती है इन इंडिया। देन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब पावर का डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो दो तरीके से पावर का डिवीजन, तो कैसे, यूनियन एंड द स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड है, बट यूनियन गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल इज स्ट्रॉन्गर ड्यू टू पार्टीशन एंड इंस्टेबिलिटी। मतलब स्टेट में क्या है, पार्टीशन है, एक अलगाव की भावना है, तो इसलिए सेंटर को क्या रखा गया, स्ट्रॉन्ग रखा गया। देन माइनॉरिटी राइट्स एंड रिलीजन, माइनॉरिटी राइट्स एंड रिलीजन को प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज, डिबेट और यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर्सनल लॉज एंड सेक्युलरिज्म। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर मैं बात करूं तो ये अभी इंप्लाई हुआ है कहां पे, यूसीसी लगा है उत्तराखंड में, ठीक है। तो बेसिकली यूसीसी का डेमो लिया जा रहा है, अगर उत्तराखंड में सक्सेसफुल रहता है तो ये पूरे इंडिया में इंपोज कर दिया जाएगा। देन पर्सनल लॉज का मतलब क्या है, जो कस्टमरी लॉज होते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा था, मतलब धर्म निरपेक्ष होने की, मतलब सारे रिलीजन एक बराबर होने की, बट उसी के साथ साथ वो पर्सनल लॉज को भी रिकॉग्नाइज कर रहा था, मतलब जो कस्टम्स के आते हैं, कस्टम्स के थ्रू आते हैं, मतलब धीरे धीरे कस्टम्स के थ्रू इवॉल्व होते हैं, लाइक हिंदू मुस्लिम लॉज, ठीक है। देन तो अब क्या था, अगर मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो क्या करेगा, ये पर्सनल लॉज को रिप्लेस कर देगा, बिकॉज यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, पूरी सोसाइटी में एक ही सिविल कोड लगना, उनके पर्सनल लॉज को खत्म कर देना, ठीक है। देन इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी पावर्स का मतलब क्या है, इंस्पायर्ड बाय वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जर्मनीज कॉन्स्टिट्यूशन, गिवन टू द प्रेसिडेंट एंड यूनियन टू डील विद वॉर एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए तो प्रेसिडेंट और यूनियन के पास पावर है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, स्टे लग जाएगा या फिर रोक दी जाएगी, ठीक है। देन ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब ड्राफ्टिंग पे आते हैं। ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर बीआर अम्बेडकर सबमिटेड फर्स्ट ड्राफ्ट इन 1948, ठीक है। पब्लिक सजेशंस वर इनवाइटेड, सेकंड रीडिंग एंड रिविजन्स टुक प्लेस बिटवीन अक्टूबर दिस टू दिस, ठीक है। फाइनल वर्जन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो बेसिकली जो फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थ्रू, तो वो कब हुआ, इन फरवरी 1948 को फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हुआ। देन पब्लिक से क्या मांगा गया, इनवाइट मांगा गया कि अगर कोई भी आपको उस ड्राफ्ट पे ऑब्जेक्शन है, मतलब कुछ भी आप चेंजेस कराना चाहते हो, तो आप अपनी ऑब्जेक्शंस उस पर जस्टिफाई कर सकते हो उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कराने के लिए। देन सेकंड रीडिंग, मतलब ये ऑब्जेक्शंस को इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड करने के बाद सेकेंड रीडिंग हुई और रिविजन्स हुए फ्रॉम 1948 से लेकर 1949 तक, एंड देन 26 नवंबर 1949 को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। देन अडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, चोजन टू ऑनर पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑफ 1930। तो सेम डे पे 1930 में पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ था, मतलब डिमांड हुआ था, अभी मिला नहीं था, डिमांड हुआ था, एंड सेम डे पे इन 1950 इस चीज को इफेक्ट में ला दिया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इनफोर्स कर दिया गया। देन इंडिया बिकेम रिपब्लिक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए फर्स्ट प्रेसिडेंट बिकॉज ही वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है सेलिएंट फीचर्स? लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन है, रिटन, ठीक है, तो मतलब लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। देन फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट में पावर डिवाइडेड है, बट सेंटर क्या है? स्ट्रांग है, ठीक है, तो इसलिए क्या है? यूनिटरी बायस का मतलब क्या है? सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट में बनी हुई है, मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। देन उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशरी क्या है? आर्टिकल 51 के अंडर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है उस पे जुडिशरी का कोई भी रोल नहीं आएगा, मतलब वो इंटरफेयर नहीं कर सकते जुडिशरी के मैटर्स में। और जुडिशियल रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो उस चीज को बोलते हैं कि अगर मान लो कोई भी लॉ बना तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ है, इस चीज को चेक करना किसकी पावर है? अगर वो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया तो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, अगर वो लॉ स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया तो हाई कोर्ट की पावर है जुडिशियल रिव्यू की। ये कौन से आर्टिकल में आता है? अंडर आर्टिकल नंबर 13 एंड आर्टिकल नंबर 32, सेम आर्टिकल नंबर 13 एंड आर्टिकल नंबर 226, ठीक है। तो बेसिकली ये पावर है दोनों के उसके पास। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है जुडिशियली रिव्यू करने का कि कोई भी लॉ बना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये लॉ बना रही है तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो चेक करने का कि ये जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। देन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, स्पेसिफिकली पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 में। देन सेकुलर एंड सोशलिस्ट वैल्यूज ये प्रोवाइडेड है। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, मतलब राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होगा या फिर स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं हो सकता। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट, ठीक है, तो बेसिकली एनी पर्सन हु इज 18 प्लस कैन वोट, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। अब सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का? दे प्रोवाइड इनसाइट टू द विजन ऑफ इंडियाज फाउंडर। तो बेसिकली इंडियाज फाउंडर क्या क्यों बोला गया? उन्होंने इंडिया को खोजा नहीं था, बट एक्चुअल में इंडिया की वर्किंग किस तरीके से करानी थी वो उन्होंने खोजा था। तो बेसिकली उनका विजन क्या था वो बताता है डिबेट्स, मतलब जिसने प्रो में आर्ग्यू किया और जिसने अगेंस्ट में आर्ग्यू किया, तो बेसिकली उनका विजन क्या था वो बताता है। देन सर्विंग एज अ गाइडिंग टूल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उनका फायदा तो तभी है जब उनको इंटरप्रेट करके सही तरीके से उन प्रोविजंस को फॉलो कराया जाए या फिर इंप्लीमेंट कराया जाए। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन के लिए डिबेट बहुत जरूरी है ताकि रियल इंटेंट ऑफ द फ्रेमर पता लग सके, मतलब कोई भी प्रोविजन क्यों बनाया गया है उसका रियल इंटेंट जानने के लिए डिबेट का होना जरूरी है, ताकि उसके एग्जैक्ट रीजंस क्या है वो बनाने के वो पता लग सके और फ्यूचर में जब उसको इंटरप्रेट किया जाए तो उन रीजंस के मद्देनजर रखते हुए किया जाए। देन रिवील रैशनल एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो बेसिकली क्या है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है? जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच रहती है, मतलब जहां पे फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेशन रहता है। तो बेसिकली यह क्या है कि डिबेट्स के थ्रू दोनों पार्टीज बोली, मतलब प्रो वाले भी बोले और नेगेटिव वाले भी बोले, और फिर जिसका पलड़ा भारी था वो जो मेजोरिटी में था वो जीत गया। देन रिफ्लेक्ट द बैलेंसिंग बिटवीन ट्रेडिशन, मॉडर्निटी, लिबर्टी एंड अदर। तो बेसिकली क्या है ट्रेडिशनल बिलीव्स, मॉडर्न बिलीव्स, आजादी और अदर ऑर्डर को जो है मेंटेन करते हुए बैलेंस बनाए। देन टाइमलाइन क्या है ये आप टाइमलाइन देख लेंगे, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बेसिकली ये मेमोराइजिंग का एस्पेक्ट है तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। तो वैसे अगर मैं कहूं तो टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ अगर आपको यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो आप इसको एक बार रेफर कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी टाइमलाइनिंग का पार्ट है तो इसको आप देख लेंगे एक बार। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ असेंबलीज वर्क। अब असेंबली को कितना टाइम लगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा? टोटल सिटिंग हुई 165 डेज, टोटल ड्यूरेशन 2 साल 11 महीने 17 दिन या फिर 18 डेज, ठीक है। देन द प्रोसेस वाज डेलिबरेट, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज डाइवर्सिटी। तो बेसिकली जो प्रोसेस था वो क्या था? डेलिबरेट था, इंक्लूसिव था, डेमोक्रेटिक था, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज डाइवर्सिटी। तो बेसिकली जो प्रोसेस था वो जल्दी जल्दी और सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए, मतलब कुछ रह ना जाए इस तरीके से इसको कंप्लीट किया गया। देन दिस इज योर कंक्लूजन। इसी के साथ हमारा टॉपिक फर्स्ट ओवर हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जानने से पहले सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रिंसली स्टेट्स होते क्या हैं। तो बेसिकली अंडर ब्रिटिश इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश प्रोविंसेस डायरेक्टली गवर्न बाय द ब्रिटिशर्स, प्रिंसली स्टेट्स और नेटिव स्टेट्स
over 560 autonomous kingdoms ruled by Indian princes or kings. तो बेसिकली जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल हुआ तो दो तरह की कैटेगराइजेशन हो गया। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो कि डायरेक्टली ब्रिटिशर्स जिनको रूल करते थे, और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश के अंदर नहीं आते थे, बट वो रूल्ड बाय द किंग्स या फिर इंडियन प्रिंसेस, जो प्रिंस होते थे वो या फिर जो किंग्स होते थे वो उसको रूल करते थे। These states had internal sovereignty but were under the British crown. तो बेसिकली क्या है कि ये स्टेट्स जो थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके पास इंटरनल सोवरेनिटी तो थी, मतलब जो उनका इंटरनल मैटर है वो उनके ऊपर ही, जो प्रिंस थे या फिर जो किंग थे उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होता था उनको किस तरीके से हैंडल करना है, बट अल्टीमेटली वो किसके अंडर आते थे? ब्रिटिश क्राउन के अंडर। एग्जांपल, हैदराबाद, कश्मीर, ट्रेवेंकोर, मैसूर, जयपुर, भोपाल, बड़ौदा एटसेट्रा। ठीक है। देन लीगल स्टेटस क्या था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? तो इनको माना जाता था नॉट द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं थे। दे वर रूल्ड बाय इंडियन मोनार्क अंडर ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद द ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी और एग्रीमेंट करके, वो इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, मतलब सोवरेन थे, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स आते तो थे इनडायरेक्ट वे में, बट डायरेक्टली वो इंटरनल मैटर्स को अपने खुद ही रेगुलेट करते थे। गवर्न अनदर डॉक्ट्रिन ऑफ paramountcy, British crown had supreme control over their external affairs, defense and communication. तो बेसिकली जो इंटरनल अफेयर्स थे वो खुद मैनेज करते थे, बट अगर एक्सटर्नल अफेयर की बात आ जाती थी तो कौन रूल करता था? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन रूल करते थे अगर उनके डिफेंस या फिर कम्युनिकेशन या फिर कोई एक्सटर्नल अफेयर की बात आती थी तो। देन ईच हैड इंडिविजुअल ट्रीटीज विद ब्रिटिश, नो यूनिफॉर्म लॉ अप्लाइड टू देम। मतलब अगर मान लो 5 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो अगर मान लो 5 स्टेट्स हैं डिफरेंट, तो उनकी क्या थी? इसकी पर्टिकुलर टर्म होगी, इसकी पर्टिकुलर टर्म होगी, इसकी पर्टिकुलर टर्म होगी, इसकी पर्टिकुलर टर्म होगी, एंड देन इसकी पर्टिकुलर टर्म होगी। तो मतलब एक ऐसा नहीं होता था कि इन पांचों ने एक ही टर्म पे एग्री कर रखा है, मतलब इन पांचों ने 5 टर्म्स पे हो सकता है एग्री कर रखा हो सकता है पांचों टर्म्स इनकी अलग अलग हो, और हो सकता है 2 लोगों की टर्म्स एक जैसी हो, बाकी लोगों की डिफरेंट हो। तो मतलब उनकी इंडिविजुअल ट्रीटी होती थी, कलेक्टिव ट्रीटी नहीं होती थी। दे वर नॉट सब्जेक्ट टू ब्रिटिश लॉज और पार्लियामेंट एक्सेप्ट देयर एग्रीड। तो जब तक ये एग्री नहीं करते थे तब तक ये क्या होते थे? ब्रिटिश लॉ और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर नहीं आते थे। देन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आफ्टर 1947 के बाद इन प्रिंसली स्टेट्स का क्या हुआ? तो बेसिकली दे नो लॉन्गर रिमेन इंडिपेंडेंट सिंस द क्राउन्स अथॉरिटी सीज्ड। अब क्योंकि इंडिपेंडेंस आ गई, 1947 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो जो क्राउन की अथॉरिटी थी वो सीज हो गई, मतलब वो खत्म हो गई। देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट declared end of British suzerainty over princely states from 15th August 1947। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स का रूल खत्म हो गया फ्रॉम 15th अगस्त 1947, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। ठीक है। देन गिव प्रिंसली स्टेट्स 3 चॉइसेस, 3 चॉइसेस दे दी गई। पहला, ज्वाइन इंडिया, इंडिया को ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट, ज्वाइन पाकिस्तान, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, एंड देन रिमेन इंडिपेंडेंट। अगर नहीं, दोनों को ज्वाइन नहीं करना तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। दे वर नो लॉन्गर बाउंड बाय द प्रीवियस ट्रीटीज विद द ब्रिटिश क्राउन। तो जो इन्होंने ब्रिटिश क्राउन के साथ ट्रीटीज करी थी, अलग अलग डिफरेंट ट्रीटीज पे जो एग्री किया था, उस पे अब इनको बाउंड रहने की या उस पे अवॉइड करने की जरूरत नहीं थी। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया। देन इन्होंने क्या डिसाइड करा? दे विल इंटीग्रेट विद द इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, एंड वीपी मेनन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स डिपार्टमेंट थे। तो इन्होंने क्या करा? स्टेप्स किए, क्या? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेशन। तो बेसिकली इन्होंने बनाए इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेशन, मतलब मिलाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। ईच प्रिंसली स्टेट was invited to sign document agreeing to accede to Indian Union। तो बेसिकली इंडियन यूनियन में मिलने के लिए, मतलब पूरी इंडिया का पार्ट बनने के लिए ईच प्रिंसली स्टेट को बुलाया गया, इनवाइट किया गया। देन दे हैड टू हैंड ओवर कंट्रोल ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। तो बेसिकली अभी तक जो पार्ट ब्रिटिशर्स के पास था थ्रू ट्रीटीज, अब वो किसको देना है? इंडियंस को देना है, इंडियन यूनियन को देना है। ठीक है। तो ये इस चीज पे इनको बुलाया गया और इन्होंने ये चीज बोली, अभी भी जो इंटरनल अफेयर्स है वो कौन करेगा? वो खुद कर सकते हैं, सेल्फ लेवल पे कर सकते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। देन 500 स्टेट, 5 over 500 स्टेट्स साइन क्विकली, 500 स्टेट्स ने तुरंत ही साइन कर दिया। देन मर्जर एग्रीमेंट हुआ। स्टेट्स वर इनकरेज टू फुल्ली इंटीग्रेट, नॉट जस्ट असेट। तो बेसिकली क्या है? फुल्ली इंटीग्रेट बाय रिमूविंग द बाउंड्री, जो बाउंड्रीज थी उनको रिमूव करके एक साथ मिलने की बात हुई, एंड गिव अप देयर सोवरेनिटी एंड एग्रीड टू मर्ज इनटू प्रोविंसेस और यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बेसिकली क्या हुआ? वो क्या हुआ? एग्री हो गए ताकि वो मर्ज करे जा सके इंडियन में, इंडिया स्टेट्स के अंदर। देन क्रिएशन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, मेनी स्मॉल स्टेट्स वर ग्रुप टुगेदर। एग्जांपल, मध्य भारत, टेप्सू एटसेट्रा। लार्जर स्टेट्स लाइक हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ रिक्वायर्स स्पेशल एक्शन।
तो बेसिकली जो स्मॉल स्टेट्स थे उनको मिला के एक बना दिया गया और जो लार्जेस्ट स्टेट्स थे उनके लिए स्पेशल एक्शन लिया गया। देन चैलेंजिंग केसेस क्या थे? जूनागढ़, गुजरात। तो बेसिकली ये स्पेशल केस था, मतलब इसमें चैलेंजिंग था बिकॉज इन्होंने इजिली एक्सेप्ट नहीं किया। अ स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स ऑन काठियावाड़ पेनिनसुला। बेसिकली ये स्मॉल प्रिंसली स्टेट था, रूलर कौन था? नवाब महाबात खान। देन पॉपुलेशन कितना था? 80% हिंदू लोग थे। ज्योग्राफी क्या था? लैंड लॉक्ड बाय टेरिटरी ऑलरेडी असीडिंग टू इंडिया। तो बेसिकली जो उसके आजू बाजू का घेराव था वो इंडिया में लगता था, वो बीच में एक स्टेट था। प्रॉब्लम क्या थी? ऑन 15 अगस्त 1947 नवाब चूज टू असेट टू पाकिस्तान। तो इन्होंने क्या चाहा कि पाकिस्तान से मिल जाते हैं। दिस क्रिएट्स अनरेस्ट अमंग मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन कितनी थी? 80% थी। तो बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान से मिलने की बात करी, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो बेसिकली इन लोगों के बीच में अनरेस्ट हो गया, मतलब परेशानी सी आ गई। देयर वर प्रोटेस्ट, राइट्स एंड इकोनॉमिक ब्लॉकेड। तो बेसिकली उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, राइट दंगे करना शुरू कर दिया, और इकोनॉमिकली वो जो एरिया था, मतलब वो जो स्टेट था प्रिंसली स्टेट, वो पीछे हो गया। नवाब फ्लेड टू पाकिस्तान लिविंग एडमिनिस्ट्रेशन इन क्राइसिस। वो भाग गए पाकिस्तान और एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ गए क्राइसिस में। रेजोल्यूशन क्या हुआ? इंडिया सेंट फोर्सेस टू रिस्टोर ऑर्डर। इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी। एंड देन रेफरेंडम वाज हेल्ड इन फरवरी 1948। रेफरेंडम हेल्ड हुआ, रिजल्ट 99% जो है वोट कर दिया जिन्होंने, और वो क्या वोट किया कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड देन जूनागढ़ वाज ऑफिशियली इंटीग्रेटेड टू इंडिया। उसके बाद जूनागढ़ जो है वो इंडिया में इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, तो ये जूनागढ़ की कहानी थी। नेक्स्ट है आपका हैदराबाद। हैदराबाद में क्या था? वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट्स, बहुत अमीर था और लार्जेस्ट था, बड़ा था। ठीक है, निजाम मीर ओस्मान अली खान, ही वाज द रूलर एंड पॉपुलेशन वाज ओवर 85% जो लोग थे वो क्या थे? हिंदू थे। अब यहां पे आप देख रहे होगे पॉपुलेशन का एक बड़ा रोल है, बिकॉज अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो आप रिवोल्ट कैसे करोगे? ठीक है, तो आपको रिवोल्ट या सपोर्ट करने के लिए पॉपुलेशन यानी कि आपके पास भीड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है 85% लोग हिंदू थे, इस वजह से उन्होंने रिवोल्ट करा, जिसकी वजह से वो क्या हुआ? फाइनली वो क्या बन गए? इंडियन बन पाए। देन हैड इट्स ओन आर्मी, रेलवेज, करेंसी एंड पोस्टल सिस्टम। प्रॉब्लम, निजाम वांटेड इंडिपेंडेंस एंड नॉट एसेशन टू इंडिया और पाकिस्तान। तो बेसिकली ना वो इंडिया बनाना चाहते थे ना पाकिस्तान में आना चाहते थे। रिफ्यूज टू जॉइन इंडियन यूनियन। हैदराबाद बिकम सेंटर ऑफ कम्युनल टेंशन। वहां पे कम्युनल टेंशन बहुत बढ़ गया। एंड रजाकार्स पैरामिलिट्री ग्रुप सपोर्टेड निजाम एंड कमिटेड एट्रोसिटीज ऑन हिंदू। अब हिंदू पे एट्रोसिटीज शुरू हो गई, मतलब हिंदुओं को परेशान करना शुरू कर दिया गया। एंड देन रेजोल्यूशन पास हुआ, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन पोलो, आल्सो नोन एज पुलिस एक्शन, इन सितंबर 1948। इंडियन आर्मी एंटर्ड एंड टू कंट्रोल इन 5 days। 5 दिन के अंदर इंडियन आर्मी ने कंट्रोल ले लिया। एंड देन कम्युनल टेंशन को खत्म कर दिया। एंड निजाम सरेंडर्ड एंड एसेटेड टू इंडिया। देन इंडिया में वो मिलने के लिए तैयार हो गए। लेटर बिकम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नाउ तेलंगाना। ठीक है, तो ये था हैदराबाद की कहानी। अब आ जाओ जम्मू कश्मीर की कहानी पे। तो बेसिकली जो रूलर थे वो कौन थे? महाराजा हरि सिंह, जो कि हिंदू थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? अभी तक जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी और रूलर मुस्लिम थे, बट अब यहाँ पे उल्टा है, जो रूलर है वो हिंदू है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या है? मुस्लिम है। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, शेयरिंग बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, चाइना एंड तिब्बत। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इसके बॉर्डर शेयर होते हैं। प्रॉब्लम क्या था? महाराजा वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट आफ्टर 15 अगस्त 1947। वो भी किसी में मिलना नहीं चाहते थे, मतलब ना इंडिया में ना पाकिस्तान में, तो उनको इंडिपेंडेंट रहना था। बट ऑन 22 अक्टूबर 1947 ट्राइबल मिलिटेंट्स बैक्ड बाय पाकिस्तान इन्वेडेड कश्मीर। इन्होंने कश्मीर को इन्वेड कर लिया। एंड देन फेस्ड विद इन्वेशन महाराजा सॉट इंडिया हेल्प। अब क्योंकि हिंदू थे तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया की हेल्प लेंगे। देन रेजोल्यूशन पास हुआ, इंडिया एग्रीड टू हेल्प ओनली इफ कश्मीर साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। मतलब इंडिया ने कंडीशन रख दी कि जब आपके हम तभी मदद करेंगे जब आप हमसे मिलने के लिए तैयार हो जाओगे। ऑन 26 अक्टूबर 1947 महाराजा साइंड द इंस्ट्रूमेंट। महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट साइन कर दिया। इंडियन ट्रूप्स वर सेंट, पाकिस्तान वाज पुश्ड बैक। पाकिस्तान को पीछे कर दिया गया। द केस वाज टेकन टू यूनाइटेड नेशंस। Article 370 was added to the constitution to provide special status to Jammu and Kashmir, and in 2019 Article 370 was abrogated and Jammu and Kashmir become union territory। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये रोल हो गया कि जो यूनाइटेड नेशन में केस चला गया, जिसकी वजह से अभी भी पीओके का मुद्दा एज इट इज है, उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली क्या है, आर्टिकल 370 ऐड हो गया, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन यानी स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। एंड देन 2019 में आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया और जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ट्रेवनकोर केरला में। तो ये जो था ये क्या था, रिच एंड सोर्सेस, स्पेशली मोनाजाइट न्यूक्लियर मटेरियल। तो बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियर मटेरियल में रिच था। रूलर इनिशियली एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन रिमेनिंग इंडिपेंडेंट, पहले इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। देन क्लेम इट हैड रिसोर्सेज टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन, और इन्होंने ये क्लेम किया कि हमारे पास अपने रिसोर्सेज हैं कि हम अपने रिसोर्सेज पे जिंदा रह सकते हैं।
प्रॉब्लम क्या थी, ब्रिटिशर्स वर नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि इससे पहले क्या था, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस पर ब्रिटिशर्स ने बोला हुआ था कि आपका डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, बट जब वो छोड़ के चले गए तब क्या था, ब्रिटिशर्स का तो इंटरफेरेंस हो गया था जीरो, तो उस पर क्या हुआ, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको क्या करना पड़ा, उनको जो है डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स की उनको प्रॉब्लम आई। तो अब क्योंकि उनके पास इंटरनल अफेयर्स तो मैनेज करने के लिए है, बट आप छोटे से स्टेट को आप एग्जिस्ट कैसे कराओगे, कल को मान लो कोई अटैक कर दे तो। इंडिया वॉन्ट ट्रैवनकोर अगेंस्ट गोइंग इंडिपेंडेंट, तो इंडिया ने वॉर्न करा एंड देन रेजोल्यूशन पास हुआ आफ्टर टॉक्स एंड प्रेशर, ट्रैवनकोर एग्रीड टू असीड इन इंडिया इन जुलाई 1947, लेटर बिकम पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, उसके बाद भोपाल की बात करते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश में है, ग्राउंड मुस्लिम नवाब, रूलिंग हिंदू मेजॉरिटी, नवाब वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक अनरेस्ट, प्रेशर फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, पॉपुलर मूवमेंट डिमांडेड फॉर मर्जर विद इंडिया। तो बेसिकली ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ये आप देख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेजोल्यूशन क्या पास हुआ, भोपाल एसेडेड टू इंडिया इन 1949 आफ्टर पॉलिटिकल नेगोशिएशन एंड लेटर मर्ज्ड इनटू मध्य प्रदेश, बाद में मध्य प्रदेश बन गया। देन ये समरी टेबल है, तो बेसिकली ये समरी टेबल क्या है, ये सारे स्टेट्स की कहानी बताती है, किस तरीके से कौन सी पॉपुलेशन थी एंड स्टांस क्या हुआ, रेजोल्यूशन क्या हुआ, ये सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है, तो इसको आप एक बार देख लोगे, हालांकि मैं सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, पोस्ट इंटीग्रेशन, तो बेसिकली मिलने के बाद की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी। पार्ट ए, स्टेट्स फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस, मतलब जो पहले ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब ब्रिटिशर्स के अंदर आती थी। देन पार्ट बी जो है, स्टेट्स किसके हैं, जो कि फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स थे, मर्ज्ड इनटू यूनियन, जो पहले जो थे प्रिंसली स्टेट्स थे मतलब ब्रिटिश के डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं आते थे, इनडायरेक्ट कंट्रोल में आते थे, जिनका इंटरनल अफेयर वो खुद मैनेज करते थे, और बाद में वो क्या बन गए, यूनियंस बन गए, मतलब बाद में वो मर्ज हो गए यूनियंस में। एंड देन थर्ड कैटेगरी आती है पार्ट सी एंड डी, स्टेट्स सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज एंड स्मॉलर स्टेट्स, तो ये क्या है, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज है और स्मॉलर स्टेट्स है। देन आर्टिकल नंबर 363 की अगर बात करूं, पार्ट लीगल इंटरफेरेंस विद प्री कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज, तो बेसिकली क्या है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो एग्रीमेंट और ट्रीटीज हुई थी, उसको आर्टिकल नंबर 363 बार करता है कि उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 371 जो है वो कहता है, सम स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम एक्सेट्रा वर गिवन स्पेशल प्रोविजंस ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड रीजनल यूनिकनेस। ठीक है, तो हालांकि अब इसका कोई ज्यादा रेलेवेंस बचा नहीं है क्योंकि आर्टिकल 370 हट चुका है। देन एब्रोगेशन ऑफ प्रिविलेजेस एंड टाइटल्स, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली प्रिजर्व्ड प्रिविलेजेस, टाइटल्स एंड प्रिवी पर्सेस फॉर फॉर्मर रूलर्स, तो पहले जब 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें उनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस रखे गए थे, बट 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये सब प्रीवी पर्सेस हट गए। अब एंडेड रिकॉग्निशन ऑफ रूलर्स, रूलर्स की रिकॉग्निशन मतलब उनको रिकॉग्नाइज करने से बंद कर दिया, एंड ऑल प्रिंसली स्टेट लॉस्ट देयर ऑफिशियल स्टेटस, उसके बाद उनको इंडिया में पूरी तरीके से ऐड कर लिया गया, जस्ट लाइक कि वो इंडिया के ही स्टेट है। देन इंपैक्ट एंड सिग्निफिकेंस, पीसफुल इंटीग्रेशन ऑफ ओवर 560 डाइवर्स प्रिंसली स्टेट इनटू वन इंडियन यूनियन वाज अ मैसिव पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सक्सेस, तो बेसिकली ये बहुत बड़ा सक्सेस था, मतलब 560 डाइवर्स अलग अलग लोगों को आपने मिला दिया, थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। देन इंश्योर टेरिटोरियल यूनिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, तो टेरिटोरियल यूनिटी क्योंकि सब एक हो गए, अगर मान लो बीच बीच में कुछ ऐसा, अगर मान लो इंडिया का मैप होता जो बीच बीच में स्टेट्स डिवाइडेड होते तो बेसिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती कि आप अपनी सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को आप नहीं सिक्योर रख पाते। तो बेसिकली क्या करा, जब सारे एग्री कर गए तो एक बड़ा कंबाइंड ग्रुप बन गया, और कंबाइंड ग्रुप बनने की वजह से क्या हुआ, जो टेरिटरी है वो यूनाइट हो गई और पॉलिटिकली स्टेबल हो गई। देन दिस इज द कंक्लूजन। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं जो कि हमारा है प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब क्या है जुडिशियल सिस्टम, उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो करंट जुडिशियल सिस्टम इज अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरफेरेंस, क्योंकि हल्का फुल्का या फिर अगर मैं कहूं तो मेजरली जो आज का इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो मेजरली ब्रिटिश के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो कि मल्टीपल स्टेट्स या फिर मल्टीपल कंट्रीज से अडॉप्टेड है। सोशल जस्टिस मूवमेंट हुई, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूं सती प्रथा एबॉलिशन का एंड विडो रीमैरिज का। देन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड एक्सपेंशन ऑफ राइट्स, तो राइट्स का इंटरप्रिटेशन हुआ, एंड इंटरप्रिटेशन होने की वजह से उसका क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, देन फीचर्स ऑफ प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है, सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है पूरे कंट्री के लिए। क्या है जुडिशियल सिस्टम, अगर मैं आपको बाइफिकेशन की बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, देन यू गो टू हाई कोर्ट एंड देन यू गो टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये आपका हर कंट्री में, आप पूरी कंट्री में कहीं भी चले जाओ आपको सेम ही मिलेगा। अनलाइक फेडरल कंट्रीज, एग्जांपल यूएसए, वेयर सेपरेट स्टेट एंड फेडरल कोर्ट्स एग्जिस्ट, बट इंडिया हैज
सुप्रीम कोर्ट एट नेशनल लेवल, हाई कोर्ट्स एट स्टेट लेवल एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। ठीक है, तो यही कोर्ट का इसका फॉर्मेशन है। हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है जनरली। देन सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सुप्रीम, सुप्रीम है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। देन ऑल द लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शंस आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो कोई भी एक्शन ले, कोई भी एक्शन अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या होगा, वो क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर देंगे, तो दैट इज नॉट अलाउड। देन जुडिशरी हैज पावर टू ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, आर्टिकल नंबर 13, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट इन जुडिशियल सिस्टम, इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में एक चीज रह गई है जो कि है कोलेजियम सिस्टम। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे हो सकता है? पहली बात तो यह है कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस तभी हो सकता है जब जजेस का अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल उससे ना हो, मतलब एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर उसमें इंटरफेयर ना करे, क्या, जजेस के अपॉइंटमेंट में। तो कोलेजियम सिस्टम क्या है, जहां पे जजेस ही सेलेक्ट करते हैं कौन जज बनने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा नेपोटिज्म तो आ जाता है, बट एग्जैक्टली अगर देखो तो ये बेटर सिस्टम है। अगर कोई और बेटर रिफॉर्म हो सकता है तो हो सकता है आने वाली डेट में वो भी पब्लिश हो जाए या फिर वो भी अलाउड हो जाए, बट अभी फिलहाल इंडिपेंडेंस बनी हुई है बाय कोलेजियम सिस्टम। देन पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट इन जुडिशियल सिस्टम, क्या है पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1950, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ, 1950 में, तो इसलिए क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन को माना तभी तो सुप्रीम कोर्ट को मानोगे। रिप्लेस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड प्रिवी काउंसिल, इसको रिप्लेस कर दिया, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील बन गया एंड न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कहीं जाती नहीं है, आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में ही जो डिफरेंट डिफरेंट जजेस की बेंच होती है उस पर अपील जाती है, जैसे 1 जज से 2 जज, 2 जज से 3 जज, 3 जज से 4 जज, 5 जज, 6 जज, 7 जज, ऐसे अपील जाती रहती है। बट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी फाइनली अगर किसी पर्सन को गिल्टी बोल दे, तब सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि उस पर्सन को माफ कर सकते। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को रीऑर्गेनाइज करा, क्यों? क्योंकि अभी तक क्या था, जो हाई कोर्ट एक्ट आई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उसके थ्रू हाई कोर्ट्स बने हुए थे और उनके पास लगभग सुप्रीम कोर्ट की पावर थी, तो इसलिए उनको रीऑर्गेनाइज करा गया, क्योंकि हाई कोर्ट से अपील जाती थी प्रीवी काउंसिल और हर स्टेट में थे भी नहीं, तो हाई कोर्ट को रीऑर्गेनाइज करा गया आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद हाई कोर्ट को रीऑर्गेनाइज किया गया। क्रिएशन ऑफ न्यू हाई कोर्ट्स लाइक इन उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एटसेट्रा, तो स्टैब्लिश किया गया न्यू हाई कोर्ट जहां पे नहीं थे। एक्सपेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर जुडिशियल रिव्यू, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं कि अगर किसी भी लॉ को जज करना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वायलेट तो नहीं करता है, तो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अगर कोई पब्लिक लॉ वायलेट हो रहा है, देन आर्टिकल नंबर 32 में आप पीआईएल फाइल कर सकते हो इन सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल नंबर 226 में आप पीआईएल फाइल कर सकते हो इन हाई कोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट अगर पब्लिक के लिए हो रहा है तो। अब इसमें एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो ये दो हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होना चाहिए, मतलब जेन्युइन केस होना चाहिए। अगर ये साबित हो गया कि पीआईएल फाइल करने के बाद कि वो आपने पब्लिसिटी के लिए किया था, कि आपका नाम बहुत हो जाएगा, पेपर में नाम छप जाएगा, तो आपके ऊपर पेनाल्टीज इंपोज करी जा सकती हैं, बिकॉज पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन को रोकना एम है कोर्ट्स का। देन जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो हाई कोर्ट है वो खुद जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू केसेस सो मोटो दे सकता है, सो मोटो एंटरटेन कर सकता है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, देन उसके बाद लीगल रिफॉर्म्स एंड कोडिफिकेशंस, तो लीगल रिफॉर्म्स आए, बहुत सारे चेंजेस हुए, और साथ ही साथ लॉ क्या हुआ, कोडिफाई हुआ, मतलब रिटन में हो गया लॉ। ब्रिटिश एरा लॉज लाइक इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट एटसेट्रा आर स्टिल इन यूज, बट अगर मैं आपको बताऊं तो ये अपडेट हो चुका है, दैट इज बीएनएस एंड दैट इज बीएसए। ठीक है, तो ये क्या है, चेंज हो चुका है इन 2023। उसके बाद न्यू क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसी की मैं बात कर रहा था। ये जो है ये हमारा पुराना आईपीसी है एंड ये हमारा सीआरपीसी है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, एंड ये जो है हमारा एविडेंस एक्ट है। तो अब आपके जो लॉ का सिलेबस है उसमें यही एक्ट्स होंगे। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स, तो ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश हुए, मतलब हर चीज कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग ट्रिब्यूनल बना दिए गए, जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आपका कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एटसेट्रा, तो ये बना दिया गया। देन एक्सेस टू जस्टिस, लीगल एड एंड लोक अदालत, लोक अदालत का एस्टैब्लिशमेंट तो आप लोगों ने भी अगर सुना हो तो चालान वगैरह के लिए होता है, प्लस आपका सेटलमेंट ऑफ केसेस के लिए होता है। ठीक है, तो लोक अदालत होता है,
मतलब सैटरडे को जनरली होता है। एंड देन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा इंश्योर्स फ्री लीगल एड टू सिटीजन्स। आर्टिकल नंबर 39A में बात करते हैं किसकी, लीगल एड की, ठीक है। तो उसमें क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की ड्यूटी है कि अगर कोई पर्सन जिसके पास वकील को पैसा देने का पैसा नहीं है या फिर कोर्ट फीस भरने का पैसा नहीं है तो उस केस में वो लीगल एड ले सकता है। उसके बाद ई कोर्ट्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कोविड वगैरह आया था तो उस केस में डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट हो गया था, मतलब जो कोर्ट्स है उसको भी डिजिटल वे में चलाया जा रहा था, मतलब डिजिटली हियरिंग हो रही थी। देन इंपॉर्टेंट जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स डेवलप फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ये आप देख लेंगे, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। उस पर भी अगर मान लो कोई डाउट रह जाता है तो इस केस में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन चैलेंजेस इन प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम, अब चैलेंजेस क्या है आज की जुडिशियल सिस्टम में, ह्यूज बैकलॉग, बहुत सारे केसेस हो गए हैं पेंडिंग क्योंकि जजेस थोड़े से कम है और जजेस कम होने की वजह से केसेस डिले हो रहे हैं, मतलब डेट पर डेट मिल रही है। और सनी देओल का तो डायलॉग फेमस ही है, तारीख पर तारीख। देन डिले इन जस्टिस, डिनाइल ऑफ जस्टिस, मतलब अगर जस्टिस डिलेड है, आपको बहुत टाइम बाद मिला है तो इससे अच्छा तो ना ही मिलता, मतलब एक ही बात है, अगर बहुत देर बाद मिला है तो फिर ना ही मिले तो एक ही बात है। देन वैकेंसीज इन कोर्ट एंड शॉर्टेज ऑफ जजेस, उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेस टू जस्टिस स्टिल अ चैलेंज फॉर पुअर, बिकॉज बहुत सारे लोगों को उनके राइट्स नहीं पता है, तो उनके राइट्स ना पता होने की वजह से वो जस्टिस ले ही नहीं पाते। साथ ही साथ करप्शन एंड पेंडेंसी, करप्शन और पेंडेंसी है। डिबेट ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, कोलेजियम सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी। तो कोलेजियम सिस्टम से बेसिकली क्या होता है, थोड़ा बहुत नेपोटिज्म बहुत ज्यादा इंटरफेयर हो रहा है, प्लस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मतलब जजेस को अकाउंटेबल करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। देन रिफॉर्म सजेस्टेड और इंप्लीमेंटेड, क्या सजेशन है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आ जाता है तो उससे क्या होगा, यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस होगा, फास्टर डिस्पोजल थ्रू डिजिटल टूल्स, डिजिटल टूल्स से फास्टर डिस्पोजल हो सकता है। जैसे आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वैसे ही कोर्ट भी अगर वर्क फ्रॉम होम दे दे किसी विटनेस वगैरह को तो उसको आने जाने का टाइम बच जाएगा, उसकी अवेलेबिलिटी ईजी हो जाएगी, वो ऑफिस में बैठ के भी गवाही दे सकता है। देन सेटअप फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स फॉर सेंसिटिव केसेस, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो ऑलरेडी सेटअप हैं, मतलब लगे हुए हैं, बट स्पेशल कोर्ट्स भी सेटअप है बट कम है नंबर में, तो इसलिए उनको ज्यादा सेटअप होने चाहिए। देन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जुडिशरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप लोगों ने जॉली एलएलबी देखी होगी तो उसमें जज साहब लास्ट में ये बोलते हैं कि ये कमरे से बदबू आती है, तो बेसिकली क्या है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर दिया जाए, अच्छा कर दिया जाए तो वो थोड़ा सा बेटर कर देगा वर्किंग जुडिशरी की। उसके बाद आपका ये कंक्लूजन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक है जो बात करता है अ पोस्ट कॉलोनियल डिस्क्लोजर ऑन चेंजिंग नोशंस ऑफ सोशल जस्टिस इन मॉडर्न इंडिया विद एम्फोसिस ऑन दलित्स एंड वुमेन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, चेंजिंग नोशंस ऑन सोशल जस्टिस, मतलब सोशल जस्टिस कैसे होगा, जब सारे लोग, सारे वर्ग के लोग एक साथ डेवलप करेंगे, वेलफेयर होगा तो होगा सोशल जस्टिस। ठीक है, अब क्या है, कॉलोनियल लेगेसी एंड सोशल इनजस्टिस। तो कॉलोनियल लेगेसी मतलब आज की डेट में भी जो कॉलोनीज हैं वही चल रही हैं और जो सोशल लेवल पे जस्टिस है वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल लार्जली इग्नोर्ड एंड exacerbate the already entrenched social hierarchies in India। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, इग्नोर कर दिया जो सोशल हायरार्कीज चली आ रही थी इंडिया में, उस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसमें डबल फायदा था कि एक तो ध्यान मत दो, प्लस आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज वो इंडिया की पॉपुलेशन को डिस्टर्ब कर देगा, और डिस्टर्ब कर देगा तो आपका रूल हट जाएगा, तो रूल तो हटाना नहीं था उनको भलाई करने तो थोड़ी ना आए थे, वो तो अपना भलाई करने आए थे। देन while some reforms were introduced like abolition of सती, ये हुआ था, एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड इसको रोका गया था। ब्रिटिश राज मेंटेन सिस्टम ऑफ रेडिकल कास्ट एंड जेंडर बेस्ड ऑपरेशन। ठीक है, तो बेसिकली कुछ रिफॉर्म्स भी हुए थे, जैसे विडो रीमैरिज का, अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, तो ये सब हुआ था। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कॉलोनियल लीगल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज फर्दर मार्जिनलाइज इंडिजिनियस एंड लोअर कास्ट कम्युनिटीज एज वेल एज वुमेन, कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटल डिसएम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो बेसिकली इन्होंने मार्जिनलाइज कर दिया, मतलब छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया किसको, जो लोअर कास्ट के लोग थे उन कम्युनिटी को, बिकॉज वो ऑलरेडी दबे कुछ थे, उनसे तो ज्यादा काम वैसे भी नहीं करा सकते, एज वेल एज जो वुमेन थी उनको छोड़ दिया। देन सोशल जस्टिस इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, अर्ली इफेक्ट्स एंड आइडियोलॉजिकल शिफ्ट। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली हमारे क्या थे, फंडामेंटल राइट्स। अब जब फंडामेंटल राइट्स आ गए तो फंडामेंटल राइट्स के जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि हर वर्ग के लोग को आपको अपलिफ्ट करना है, मतलब हर वर्ग के लोग को आपको वेलफेयर कराना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन, आर्टिकल नंबर 14 बात करता है इसकी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल नंबर 15 बात करता है इसकी, एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो कि आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 की बात करता है। अगर मैं 15 क्लॉज 4 की बात करूं तो ये बात करता है पॉलिसीज बनाने के लिए किसके फेवर में, कास्ट एज वेल एज वुमेन, इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए पॉलिसी बना सकते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जॉब या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देना ये अलाउड है फॉर कास्ट
एज वेल एज फॉर वुमेन। ठीक है, तो नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वाज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ दलित राइट्स एंड सोशल इक्वालिटी। देन ये जो प्रपोजल था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थ्रू था, जो कि बहुत जरूरी था उस वक्त, क्योंकि इन लोगों को पीछे छोड़ा जा रहा था, तो ये चीज बहुत गलत थी, तो इसलिए ये प्रपोजल आया। देन द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक सेक्टर जॉब्स पे, लेजिस्लेचर फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, तो बेसिकली कहां पे पब्लिक सेक्टर जॉब्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यहां पे इनको रिजर्वेशन अलाउ किया गया। देन एम्फेसिस ऑन दलित जस्टिस, दलित स्ट्रगल हैज बीन सेंट्रल टू इंडियाज पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स ऑन सोशल जस्टिस। हिस्टोरिकली दलित्स वर कंसिडर्ड अनटचेबल, इनको अनटचेबल मानते थे, सब्जेक्ट टू सेवर सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, इनके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था। बट अब डेवलपमेंट ऑफ दलित राइट्स हुआ, अफर्मेटिव एक्शन हुआ, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो अब क्या है, रिजर्वेशन है, बिकॉज लोअर कास्ट को रिजर्वेशन है, तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा कहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे और गवर्नमेंट जॉब्स पे। ठीक है, देन दलित पैंथर्स वाज social and political movement that aimed to assert the right of Dalits and confront caste-based oppression. It challenged to pervasive caste-based discrimination and called for empowerment, solidarity among Dalit community. तो बेसिकली दलित पैंथर्स एक मूवमेंट थी जिसकी वजह से दलित का अपलिफ्टमेंट कराने की बात हुई। देन राइट टू एजुकेशन एक्ट आई, जिसमें एजुकेशन जहां से मैं बात करूं तो 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्रीड, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, उनके पास क्या है, राइट टू एजुकेशन है, मतलब वो पढ़ सकते हैं। एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, तो ये बेसिकली SC/ST एक्ट वगैरह तो आपने भी सुना ही होगा। तो बेसिकली क्या है, ये सारी एक्ट्स आई जिसकी वजह से क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस जो है वो खत्म हुआ या फिर कम हुआ इन लोगों पे। देन चैलेंजेस फेस, आज भी कुछ फेस चैलेंजेस हैं, कास्ट बेस्ड वायलेंस है कुछ एरियाज में, जो पिछड़े वर्ग हैं वहां पे अभी भी है, अनटचेबिलिटी है कुछ रूरल एरियाज में, अभी पूरी तरीके से जड़ से खत्म नहीं हुई है, बट फिर भी इसको खत्म करने की पूरी कोशिश चल रही है। देन वुमेन एंड सोशल जस्टिस, जेंडर स्ट्रगल, अभी तक ये था कास्ट स्ट्रगल, अब बात करेंगे जेंडर स्ट्रगल की। तो बेसिकली जेंडर स्ट्रगल में आज की डेट में भी सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, हालांकि जो केसेस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के वो थोड़े से आज की डेट में प्लान्ड हो गए हैं एक तरीके से कहूं तो, बट अभी भी बहुत सारे केसेस जेन्युइन होते हैं। सबसे पहले जो इनके लिए पैट्रियार्की एक प्रॉब्लम थी, देन कल्चरल नॉर्म्स एक प्रॉब्लम थी, एंड स्पेसिफिक एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम थी। उसके साथ साथ जेंडर इक्वालिटी जो आर्टिकल 15 जो राइट देता है इनको, उसका पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन इन फैमिली लॉज, जो फैमिली लॉज है उसमें अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हालांकि आज की डेट में तो बहुत हद तक रिमूव कर दिया गया है, बट पहले बहुत होता था, तो उसको ध्यान रखा गया। साथ ही में 2005 में इनको प्रॉपर्टी राइट्स मिले, 2005 में, देन प्रॉपर्टी राइट्स मिलने की वजह से इनका थोड़ा सा स्टेटस अपलिफ्ट हो गया। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली, मतलब आर्टिकल नंबर 15 में एंड आर्टिकल नंबर 16 में इनको रिजर्वेशन मिला। देन पर्सनल फ्रीडम्स कुछ मिली, ताकि इनको क्या करें, इनको बोलने का मौका मिले, इनको प्रेजेंटेशन का मौका मिल सके। देन हिंदू कोड बिल 1950 इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर BR अंबेडकर, दीज बिल्स sought to provide जेंडर इक्वालिटी इन इनहेरिटेंस मैरिज लॉस फॉर हिंदू वुमेन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इन्होंने जेंडर इक्वालिटी की भी बात करी, ना सिर्फ इन्होंने कास्ट बेस्ड सिस्टम की बात करी बल्कि जेंडर इक्वालिटी की भी बात करी। साथ ही साथ वुमेन्स मूवमेंट इन 1970 एंड 1980, वुमेन राइट्स ग्रुप लाइक स्त्री मुक्ति संगठन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन बिगन फाइटिंग फॉर लीगल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये इन्होंने ग्रुप्स बनाए, अब ग्रुप बना के ये वुमेन के राइट के लिए इन्होंने फाइट करना शुरू करा। देन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ, 1/3 सीट्स इन लोकल गवर्नेंस, मतलब पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, मतलब लोकल जो रूट लेवल जहां पे गांव से डेवलपमेंट शुरू करने की जरूरत थी, वहां पे भी 1/3 सीट्स इनको लोकल गवर्नेंस में मिल गई। देन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आई, जिसमें अगर लीगल प्रोटेक्शन मिली, अगर कोई भी वुमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट जैसे कोई भी चीज होती है, या फिर फिजिकल लेवल पे भी इंक्लूड किया गया, मेंटल लेवल पे भी इंक्लूड किया गया, इकोनॉमिकल लेवल पे भी इंक्लूड किया गया, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है, वो कंपनसेशन या फिर क्लेम ले सकती है। साथ ही साथ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो बात करता है किसकी, पोस्ट निर्भया केस, लॉ वाज स्ट्रेंथेंड टू इंश्योर बेटर पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं वुमेन के अगेंस्ट, वो होते हैं सेक्सुअल क्राइम्स, तो उसको रोकने के लिए अमेंडमेंट एक्ट आई 2013 में, जिसमें रेप की डेफिनेशन को बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया, वाइड कर दिया गया। देन आज के डेट में चैलेंजेस क्या है, सेक्सुअल वायलेंस एंड हरासमेंट, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस एंड पैट्रियार्कल नॉर्म्स। ठीक है, तो बेसिकली ये है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ दलित्स एंड वुमेन स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, अब इसी बात को सेम
तरीके से रिप्रेजेंट की गई है बट डिफरेंट वर्ड्स में। तो आप इसको एक बार देख लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद आता है आपका चेंजिंग नोशंस ऑफ सोशल जस्टिस कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव रोल। अब क्या है, राइट टू फूड केस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21 एंड इंक्लूड राइट टू फूड एज अ पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। तो खाना इन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, सोशल जस्टिस का पार्ट है। विशाखा गाइडलाइंस, बेसिकली विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस का नाम था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वुमेन है उनके लिए एक पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए ताकि उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को रोका जा सके। देन ट्रिपल तलाक वर्डिक्ट, जिसमें ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, जो मुस्लिम वुमेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। देन इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो इकोनॉमिक जस्टिस में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाई एंड स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स बनाई, एम टू इंप्रूव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर दलित एंड वुमेन। तो बेसिकली स्किल सेंटर्स बनाए गए एंड एज वेल एज उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई गई। Then global and social justice. With the advent of globalization, India has seen changes in social structures. The women and Dalits have increasingly become a part of workforce, but changes with such poor working conditions, gender bias and unequal wages persist. मतलब क्या है, challenges है ये सब, क्या poor working conditions बहुत खराब हैं, gender biasness है, मतलब women को थोड़ा comparatively कम पेमेंट मिलता है as compared to men, and unequal wages है, then उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड दलित लिबरेरियन मूवमेंट हैव इंप्रूव्ड न्यू प्लेटफॉर्म फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप टू वॉइस देयर स्ट्रगल्स एंड सीक जस्टिस, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इन्होंने ग्रुप्स बनाए और जिसकी वजह से उनको प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो क्या कर सके, अपनी आवाज उठा सके और जस्टिस ले सके। उसके बाद ये आपका कंक्लूजन है, ये आप देख लेंगे और इसी के साथ हमारी यूनिट खत्म हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारी लीगल हिस्ट्री हो गई खत्म। तो लीगल हिस्ट्री के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।